बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जो आज हमने अभी तक कराची पर गुफ्तगू नहीं की है, और मुझे लगता है कि पूरा जो मीडिया है वो भी कराची को इस कदर अहमियत नहीं दे रहा है जिस कदर उसको देना चाहिए था, क्योंकि कराची जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है। और पूरे मुल्क की जो तबाही है, उसके अलावा जो कराची की तबाही है वो बताते ख़ुद एक इंतहाई दर्दनाक कहानी है। इसके अंदर जो इतने ज़्यादा, यानी आप हैरान होंगे कि जो डिफेंस का इलाका है वो डूबा हुआ है, डूबता रहा है, पानी निकालते रहे हैं, फिर डूबता रहा है, फिर पानी निकालते रहे हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो पोश इलाका है वो भी कभी भी 2 साल पहले भी हमने ये बात पे शिकायत हमने की थी, तो इस पर हमसे उन्होंने दुख का इज़हार किया था कि आप जैसे आदमी हमारे पर इतना एतराज़ न करें। लेकिन भाई आपको 2 साल मिल गए, इसके बावजूद भी आपने कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं किया कि ख़याबान सहर, ख़याबान शहबाद और ख़याबान बुखारी को आप महफूज कर सकते हैं। वो आपने महफूज नहीं। हालाँकि 1 किलोमीटर के फासले पर समंदर का पानी मौजूद है, वहाँ पर आपको 2-4 टनलें निकालनी थी जो आप आराम से निकाल सकते थे, वो आपने नहीं निकाली, जिसका मतलब ये हुआ कि आप अभी सोए हुए हैं। तो जनरल साहब जो हैं हमारे कोर कमांडर साहब, जनरल सईद अहमद साहब, उनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए और ये मामले को हल करना चाहिए। दूसरी बात जो है, ये ख़तरा ये लाक हो गया है कि जो हब डैम है वो ओवरफ्लो हो चुका है, उसका जो स्पिलवे है वो इतना पुराना हो गया, उसकी मरम्मत का इतना ख्याल नहीं किया जाता। अमूमी तौर पर ये जो ज़राअत के महकमे के जो इंजीनियर होते हैं ये बहुत पैसे खाते हैं, और ये लोग जो हैं उसका इतना बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इसके अलावा जो दूसरी मामला है वो यहाँ पर जो कराची के जो मलीर की नदी है उसकी में जो हम पुल है उसके ऊपर बना हुआ, उसमें शगाब पड़ गए हैं। एक साइड का रोड बंद है और एक साइड का रोड जो है वो चल रहा है, लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब। इसके अलावा अगर आप सड़कों को देखें, ये तो ज़रूर हुआ है कि शारा फैसल को उन्होंने साफ़ कर दिया, यानी जहाँ तक ये जो आपका इलाका है, कुछ इलाके को साफ़ कर दिया, और बाकी का इलाका तो अभी तक शारा फैसल भी मैंने बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हुआ है। और लेकिन पानी बहरहाल इस दफ़ा उस तरह से नहीं खड़ा हुआ जिस तरह से पहले खड़ा होता था। इसको निकालने का बंदोबस्त अच्छा किया। इसके अलावा जो अब बस्तियाँ हैं अतराफ़ की, जो छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, जहाँ पर आप ये देख लीजिए, जो नॉर्थ नाज़ोबाद है, नॉर्थ नाज़ोबाद के अलावा नागन चौरंगी है, ये तो दरिया का सब मंजर पेश कर रही थी। इस कदर सख्त पानी, ज़्यादा पानी जा रहा था। 4K की चौरंगी है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का वो है, वो भी बिल्कुल तालाब बना हुआ था और बहुत बुरी हालत थी। लेकिन हमने देखा कि उसमें ज़रूर काम हुआ, कुछ लोग तारीफ़ करते हुए नज़र आए। लेकिन अगर ये हाल है कराची जैसे शहर का, जो कि एक आपको 70% जो है आपको वो देता है, ज़र मुबादला मैंने कमा के देता है, उसका ये हाल है, तो आपने देखिए, हम ये बात आपसे बार बार कर चुके हैं कि ये जो निज़ाम है ये फ़ेल हो गया है। ये वडेरों के, चौधरियों के, ये सरदारों के बस की चीज़ नहीं है। ये अब अवामी हुक्मरानी होनी चाहिए, इसमें अवाम के नुमाइंदे हों, नेमतुल्लाह जैसे, तो फिर ये काम चल सकता है। क्योंकि हमारे जो यहाँ के जो नुमाइंदे थे उन लोगों ने भी जो रविश इख्तियार की वो भी वडेरों की इख्तियार की, और ख़ुद जो है छोटे छोटे वडेरे बन गए हैं। और वो अब वडेरे क्या कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी, यानी 80-40 गज़ के ऊपर 6 बिल्डिंगें बना रहे हैं, जिसके नतीजे वो बिल्डिंगें गिर रही हैं और मज़ीद नुकसान हो रहा है मुसलसल। मैंने उर्दू स्पीकिंग को और कराची वालों को, अगर हम ये बात ईमानदारी से कहें तो कराची वालों को नुकसान जो पहुँचाने में अभी तक इनका काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब वक्त आ गया है कि आवाम अपना फ़ैसला दें कि भाई कौन उनके मफाद में काम कर रहा है, कौन उनके मफाद में काम नहीं कर रहा है। तो अब इसके अलावा अगर हम अंदूर सिंध की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तबाही फैली है, और उस तबाही के नुकसानात जो हैं वो अभी तक मंजर आम पर इसलिए नहीं आए हैं कि वहाँ का जो मीडिया जो है अभी तक उसको पूरी तरह से उसकी मंजर कशी नहीं कर सका है। दादू की लेकिन तबाही बहुत दिखाई है मीडिया ने। हाँ, दादू की तो जो ही का इलाका हमने तो नहीं दिखाई ना, आपको दिखाना चाहिए था इसको। वो बिल्कुल गांव सारे डूबे हुए हैं।
हाँ, तो वो दिखाना चाहिए। हमारा नुमाइंदा वहाँ का बहुत अच्छा नुमाइंदा है, वो सारी बातें सच्ची बताता है। तो कुछ वो वीडियो हमारे पास चल रही है अभी, वो दादू काछू की, जोही की। दिखा दीजिए, चलिए जी। अच्छा मेरे साहब, आप तो अभी कराची में ये सूबाई दारुल-हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर है, ये बात हम आप जैन साहब कुछ भी आप कह लें, लेकिन ये जो आदमी है मुर्तज़ा, इसने कुछ काम ज़रूर किए हैं और कोशिश इसने ज़रूर की है, यानी एमक्यूएम से बढ़कर कोशिश की है। जो एमक्यूएम तो कहते थे हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, इसके पास इसको जो है, क्योंकि पीपल पार्टी का आदमी है तो उसको वसाइल भी दिए गए हैं, तो इसने काम भी किए हैं, कुछ ना कुछ तो काम इसने किया है कराची के लिए। तो अब इन सूरत हाल के अंदर हम समझते हैं कि कराची को जो है वो उनको इसके बारे में ऐलान किया जाए कि ये एक इनके एक तबाहशुदा इलाका है और इसको इमदाद की ज़रूरत है। जी। तो ये बिल्कुल डिक्लेरेशन होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुई है, जो दुख की बात है। इसलिए कि कराची को ओन नहीं करते हैं, कराची से लूट मार करते हैं। हर आदमी आता है यहाँ लूट मार करके चला जाता है और बड़ा फाते बंद कर जो है वो फिर वो गोठों में और वहाँ जाकर बड़े बड़े मकान बनाता है और वहाँ ऐश करता है जैसा कराची को लूट के हम आ गए हैं। तो लेकिन इसका फिर अंजाम अच्छा नहीं होता है, अल्टीमेटली फिर आपको नुकसान होगा, क्योंकि ये नहीं होता है कि आपको कोई आदमी ये समझे कि मैं कोई लूट के ले गया हूँ सामान तो फिर वो खैर आफियत से वहाँ रह सकेगा। कोई अल्लाह का निज़ाम जो है वो एटवर्क होता है, वो कभी भी अल्लाह के निज़ाम में ये यानी बैलेंस नहीं टूटता है। बड़ा हर चीज़ मैथमेटिक्स से बनी हुई है, तो हिसाब किताब से बनी हुई है। जी। अभी मैं ज़्यादा बहस इसलिए नहीं करना चाहता कि हर आदमी लूट मार में लगा हुआ है, ये सारा लूट मार का निज़ाम है, इसको सबको ख़त्म होना चाहिए। जी मेरे साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आएंगे तो बैनुल-अक़वामी मामलात पे कुछ गुफ्तगू करनी है। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, आग से ना खेलें, चीनी सदर धमकी दे रहे हैं अमेरिका को। चीनी सदर ने अमेरिका को इंतबाह किया है जी, लेकिन वो आग से नहीं खेल रहे हैं, वो आपको बिज़ी रख रहे हैं। चीनी सदर साहब, वो शिपिंग साहब जो हैं, आपको जो है वो बिज़ी रख रहे हैं, शिपिंग साहब को, इसलिए कि वो चाहते ये हैं कि आप अपना किरदार मुकम्मल तौर पर रूस के पलड़े में ना डालें। तो इस लिहाज से आपको बिज़ी रख रहे हैं। वो आपको वहाँ ना आप पर हमला करना चाहते हैं, ना आपके साथ में, वो आपको बिज़ी रख रहे हैं ताकि आपका तवज्जो वहाँ ना जाए और वो अकेले रूस से निपटें, अकेले चीन से निपटें। दोनों को मिलकर निपटने के लिए वो आपको मौका नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने धमकी दी है कि ताइवान में, अमेरिकी सदर ने कहा कि ताइवान में चीनी मदाखलत कबूल नहीं है। एक तरफ यहाँ धमकी दी है, दूसरी तरफ उन्होंने चीन को धमकी दी है कि रूस से यूक्रेन का इलाक़ नाकाबिल कबूल है। अब आप अलग अलग आप देख लेंगे, धमकी एक ही तरह की है जी, लेकिन वहाँ यूक्रेन का इलाक़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ताइवान तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो भाई चीन का हिस्सा है। एक छोटा सा जजीरा जिस पर आपने अपने यानी ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है, चीनियों का हिस्सा है वो। चीनी बहरहाल वो चीनी कभी भी जंग नहीं करेंगे, इसलिए कि वो जंग के नुकसानात को जानते हैं। लेकिन आप यूक्रेन में भी रूस भी जंग नहीं करता। जब आपने ये वादा किया था गोर्बाचोव से कि साहब आप जो है ईस्ट की तरफ नहीं आएंगे नेटो, लेकिन आपने हर वादा खिलाफी की। आपने बुल्गारिया को बना लिया, हर ईस्ट के मुल्क को जो है आपने नेटो का मेंबर बना लिया आपको दबाने के लिए जी। अब आखिर में स्वीडन को बनाना चाहते हैं, अब और डेनमार्क में फिनलैंड को बनाना चाहते हैं और यूक्रेन को बनाना चाहते हैं जी। यूक्रेन का मतलब ये हुआ कि रूस के कल्ब में जाकर आप बैठ गए हैं, आपको 2 मिनट लगेंगे, मिसाइल आपको मास्को में लैंड कर जाएगा, 2 सेकंड लगेंगे तो वो उनको काबिल कबूल नहीं है, उनकी शरक पर आपने हाथ रख दिया है। अब जो उन्होंने जो प्लान बनाया था वो यही बनाया था, आपको याद होगा कि जब हमने कई दफ़ा 20 दफ़ा क्या 100 दफ़ा हमने कहा कि 4 नुकाती प्रोग्राम बनाया था जो 2005 में किसी वक्त बना, 2010 में दायर हुआ, जिसको हमने उस पर तहरीर तौर पर लिखा भी और उस पर हमने अपना प्रोग्राम भी किया। उन्होंने कहा कि साहब हमने अपनी अमेरिका की जो बालिदस्ती को चैलेंज हुआ है वो हम उसको बहाल करने के लिए हम 4 इक़दाम करेंगे। चीन की तरफ से, रूस की तरफ से उनको चैलेंज हो गया था जी। अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था 1989 में पाकिस्तान की मदद से, तो वो फिर चैलेंज हो गया 2005 में। तो उन्होंने फिर इसका हल ये निकाला कि साहब हम यहाँ पर एक पहले तो ये कहा कि उन्होंने कहा कि हम एक जो यूरोपीय यूनियन एक बड़ी ताकत बन रहा था जी, उन्होंने अपनी फ़ौज भी बनाने का इरादा कर लिया था, उन्होंने अपनी करेंसी भी अलग से बनाने कर ली थी। तो उसमें से उन्होंने बरतानिया को निकाला ताकि वो यूरोपीय यूनियन कमज़ोर हो जाए। वो यूरोपीय यूनियन को, सफ़ेद फार्म को भी नहीं चाहते कि कोई उनके मुकाबले में खड़ा हो। तो उन्होंने बरतानिया को निकाल कर, जब अब बरतानिया नहीं निकला था उस वक्त हमने प्रोग्राम कर दिया था जी।
उससे कुछ 2 साल पहले 3 साल पहले प्रोग्राम कर और दिया था। मुतादिद बार जिक्र किया मतलब इसका, जिक्र जी। किया कि वो निकालेंगे और उन्होंने निकाल दिया और इसके बाद में यूरोपीय यूनियन कमज़ोर पड़ गई। इसके बाद में दूसरा कदम उन्होंने ये कहा कि बहुत बड़ी मास माइग्रेशन होगी, जो अफ्रीका के और एशियन ममालिक के जो लोग हैं वो अपने अपने घरों को जाएंगे, इसलिए कि फिर हम ये जो हमारे जो लोग हैं जिनको रोज़गार नहीं मैसर आ रहा वो रोज़गार उनको मैसर आए। जी। तो वो उन्होंने एक ये हिकमत अमली वज़ा की, लेकिन वो पूरी तरह अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, इसलिए कि वहाँ पर कोरोना आ गया। इसके बाद में उन्होंने कहा था कि तो सारी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा जो है वो इन्फ्लेशन होगा, जी। रिसेशन होगा। तो वो इस वक्त उस दौर से हम गुजर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्या हालत हो रही है कि 2011 में भी हो चुका है। 2011 शुरू हुआ है मुसलसल, अभी तक जो है 3 ममालिक, यानी अब तो एक तो ब्राज़ील का तबाही हो चुकी है, श्रीलंका की तबाही हो चुकी है, पाकिस्तान तबाही के दाने पे खड़ा हुआ है और बहुत से मुल्क खड़े हुए हैं। जी। तो वो रिसेशन इस वक्त जो है वो दुनिया में, ताकि वो कोई मुल्क जो है इस काबिल ना रहे कि वो जंग कर सके, बारूद को इस्तेमाल कर सके या कोई बड़ा काम कर सके। तो उन्होंने छाँट के उन ममालिक को उन्होंने उनके साथ में जो हकीमत अमली इस्तेमाल की है कि वो उनको कर्ज देते थे, यहाँ तक कि उनको बेबस कर दिया। अब जैसे पाकिस्तान को किया, इस तरह श्रीलंका को किया, क्योंकि श्रीलंका ने हम बिन तोता की जो बंदरगाह है वो हमें चीन को दे दी थी, तो उसकी सज़ा वो दे रहे हैं, उसकी सज़ा मिल रही है। जी। तो हम सीपैक का मामला है, को कहा सीपैक को रोल बैक करो, हमने नहीं रोल बैक किया। उन्होंने कहा रूस से ताल्लुकात बंद करो, उन्होंने इमरान साहब वहाँ रूस चले गए गलती से या जो भी हो। तो इसके बाद में उन्होंने जब मैंने रूस चले जाने के बाद में उनसे बार बार कहा और आपको उसकी हुकूमत बदल दी, और उन लोगों को जिसको तयशुदा तौर पर ख़ुद ये कहते थे जो हमारे इदारे हैं कि ये बेईमान हैं, ये करप्ट हैं, पढ़ाते थे लोगों को, सिखाते थे लोगों को, लेक्चर देते थे बड़े बड़े लंबे लंबे, जी जी, उनको आगे सर पे आप बिठा दिया। ख़ुद भी आ जाते तो काबिल कबूल था, लेकिन इनको आने के बाद में आवाम में जो एक बेचैनी फैली है, जिसमें आवाम इमरान का जो बयानिया था वो बिका इस लिहाज से कि उन्होंने कहा कि साहब ये हमारे साथ में ज़्यादती हुई है, इन्होंने अमेरिका ने साजिश की है हमारे ख़िलाफ़, तो वो बिका। अब इसके बाद में दबाव डाल रहे हैं कि साहब वो पाकिस्तान को जो है वो वो इमदाद नहीं दे रहे, IMF ने आप कसी हुई है। यहाँ पर 2 मसले खड़े होंगे। अगर आपको ये चाहिए कि आपको ये अमेरिका के इस दबाव से निकलना है, तो फिर पाकिस्तान को थोड़ा सा अपने मसल दिखाने चाहिए जी, और मसल दिखाने के बाद में उनके परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने आप को बिल्कुल उस पर चले जाएं, अयाशी से निकल कर, जो ठाट बाट है उससे निकल कर खुद इंसारी पर निकल जाएं और कहें कि साहब हम अपना इस तरह से बंदोबस्त करेंगे। तेल को मकदार को हमने जैसे कल प्रोग्राम में कहा कि हमारी सिर्फ 45%, यानी हम जो है 55% हमारा तेल की कमी, जो तेल की ज़रूरत है उसको कम कर सकते हैं। 55% हम तेल की कमी को तेल की ज़रूरत को कम कर सकते हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि हमारा बहुत सा नुकसान जो होता है तेल को ख़रीदने के लिए वो बच जाएंगे जी। लेकिन वो उसके लिए फिर आपको हिम्मत की ज़रूरत होगी और इसमें ये फ़ैसला करना होगा कि हमें किस तरह से मुल्क को चलाना है और किस तरह से हमें कम करना है तेल के इस्तेमाल को, ज़्यादा कम से कम, वो आप में हिम्मत नहीं है। लेकिन अब इसमें इस सूरत हाल में दोनों सदूर के दरमियान में टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई है, 2 घंटे तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और रूसी और अमरीकी सदर के दरमियान में उन्होंने हर चीज़ पर उसमें बहस की है। उन्होंने कहा भाई आपने यूक्रेन पर, अगर अब देखिए ना, यूक्रेन पर इन्होंने ये किया है कि बहुत ज़्यादा माली इमदाद दी है, 10 बिलियन से ज़्यादा उनको माली इमदाद दे चुके हैं जी। माली इमदाद नहीं दी है वो, बल्कि असला दिया है। और ऑस्ट्रेलियन जो रज़ाकार हैं इनके, जो वो वहाँ लड़ रहे हैं। इसके अलावा वो दूसरे मुल्कों से भी रज़ाकार ख़रीद रहे हैं, अमेरिकन जो है जैसे अफ़गानिस्तान में ख़रीदे थे दाइश वाइश को जी। तो वो जो है वो मर्सनरीज़ को जो है वहाँ पर लगवा रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास दोनों मुल्कों के पास आदमी नहीं है, ना रूस के पास आदमी है मैन पावर है फ़ौज की, ना यूक्रेन के पास है जी। तो बाहर के लोगों को जो है वो ख़रीद कर मैंने मर्सनरीज़ को लड़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसमें उन्होंने कहा है कि लेकिन अब इसमें एक ख़तरा है कि बरतानिया ने इस बात को महसूस किया है और उन्होंने ये कहा कि रूस और चीन को अगर दीवार से लगाया तो जौहरी जंग हो सकती है जी। और जौहरी जंग होगी तो फिर दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जौहरी जंग से मुराद है कि एटॉमिक जंग जिसे आप कहते हैं। तो ये जो बात की है, हम जो वहाँ के जो सलामती अमूर के जो सरबराह हैं जी, तो उन्होंने ये बात कही है, उनका नाम है स्टीफन लोवग्रोफ जी। उन्होंने कहा है कि चीन को और रूस को दीवार से अगर लगाया तो जौहरी जंग के ख़तरात बढ़ जाएंगे
सर्द जंग के दौरान मगरबी ममालिक अमेरिका ने सोवियत यूनियन के साथ मदाकत के नतीजे में कुछ मामलों पर फ़ायदा उठाया, जिसका मतलब ये था कि दोनों फ़रीकीन एक दूसरे को किसी हद तक समझते थे, जिससे बराह रास्त तसादुम का ख़तरा टल गया था। लेकिन अब ये नहीं है। लेकिन अब इन्होंने इब्तिदा शुरू की है, जैसा कि हमने गुफ्तगू में कहा है कि 2 घंटे तक उनके टेलीफोन में गुफ्तगू हुई है, तो दोनों ममालिक में कुछ ना कुछ समझ आई होगी कि भाई देखिए इस तरह से करने से दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी अच्छा, अब वो जो आपने अभी ऑस्ट्रेलियन की बात की ना, अब उनकी तरफ से भी आ रहा है ना कि वो कह रहे हैं अगर ये वापस जब फारिग होकर आएंगे तो ये तो मिलिटेंट बनकर आएंगे वो हाँ, तो वो नहीं एक ही जगह से थोड़ी ना। ऑस्ट्रेलिया तो एक छोटा सा मुल्क है, उन्होंने भी खदशात का इज़हार वियना जिसका दारुल हुकूमत है, बहुत छोटा शहर। मैं वहाँ गया हूँ ऑस्ट्रेलिया, और बहुत अच्छे लोग हैं, नाइस लोग हैं, लेकिन वो जंग करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो छोटा सा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। जी, जिस तरह से अमेरिका हुआ है, अमेरिका में देख रहे हैं रोज़ाना कत्ल वारतगिरी होती है आजकल, खामखा लोग गोली चला देते हैं, इसलिए कि ये लोग गुस्से की हालत में गए हैं, जो अफगानिस्तान से गए हैं, वो आकर वो गुस्सा फैल रहा है, किसी का कुछ मर गया है, किसी को जो जुल्म देखा है उन्होंने अफगानिस्तान में, उससे उनका रद्दअमल पैदा हुआ, इंसानी रद्दअमल पैदा हुआ, उसकी वजह से वो तबाह बर्बादी हो रही है। अब है हमारे पास वक्त, हम बात करें? जी, वक्त है हमारे पास। अच्छा, जो जनरल बाजवा साहब ने कहा आलमी और इलाक़ी अमन में चीन की अहमियत, तो वो नहीं, देखिए चीन की बहुत अहमियत है, क्योंकि चीन जो है वो एक तो हमने पहले एक दफ़ा प्रोग्राम में कहा, पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में ये कहा कि पाकिस्तान चीन, वो उन्होंने अमेरिकनों ने ये बात कही है, जो कि अमेरिका का जो एयर चीफ का जो एक्विजिशन का जो मेजर जनरल था जी, उसने ये कहा कि जो चीन जिस चीज़ के ऊपर हम जिस चीज़ के ऊपर $20 खर्च करते हैं, चीन उस पर $1 खर्च करता है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप ये वहाँ की जो कंपनी हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने इसको हमें कम कीमत पर हथियार दिया करें, लेकिन वो बहुत माल बनाते हैं और वो एक बड़ी माफिया है। जो वहाँ का जो इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है अमेरिका का, बहुत बेईमान है और बहुत लूटता है वो, लेकिन वहाँ पर उसको प्रोटेक्शन हासिल है, उसको तामीन हासिल है, उसको इजाज़त है कि वो ऐसा कर ले। हम खुद करीब से देख के आए हैं, क्योंकि उनको लूट मार की पूरी इजाज़त है, जितने पैसे चाहें वो कहते कितने पैसे देंगे, वो कहते इतने पैसे देंगे, अच्छा दे देंगे जी आपको। कोई बार्गेनिंग नहीं होती है, जो वो पैसे मांगते हैं वो पैसे दे देते हैं। वो कहते हैं साहब हम रिसर्च भी हम करते हैं, हम आपका हथियार भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक बना के देते हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी के पैसे लेंगे जी। लेकिन वो उसमें कौमियत नहीं है, बल्कि उनमें बाल बनाने का उनका तस्वुर है। जो अमेरिका का मिलिट्री कम्प्लेक्स है, जो ख़ुद तबाही की निशानी है कि जिस बात में उनके अंदर हुब्बुल वतनी नाम को नहीं है, पैसा उनकी हुब्बुल वतनी है। अब मसला ये है कि डॉलर जो है वो उनकी हुब्बुल वतनी है। डॉलर जो है, क्योंकि वो कागज़ का टुकड़ा है उनके लिए, तो वो डॉलर चलता रहता है। जिस दिन डॉलर बंद हुआ उस दिन वो एक ज़ीरो हो जाएंगे जी। और वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं वो डॉलर की पजीराई है। नहीं, ये भी एक मसला है। सारी जंग जो लड़ाई करते हैं उस बात पे करते हैं कि कोई आदमी ये कहे कि साहब मैं डॉलर किसी करेंसी ख़त्म करना चाहता हूँ, वो वहाँ पर उसके खिलाफ जंग कर देते हैं। अफगानियों ने ये बात की थी, उनको तबाह कर दिया। ईरानियों ने ये बात की, उनके पीछे लगे हुए हैं। रूस ने ये बात की थी, उनके जंग मसलत कर दी है। चीन ने ये बात की थी, उनके खिलाफ लगे हुए हैं जी। तो डॉलर को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि डॉलर जितने ख़त्म हो गया अमेरिका ख़त्म हो गया। अमेरिका की कोई हैसियत नहीं है डॉलर के बगैर। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ ब्रेक लेकर आ जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले मौजू पर बात करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब थोड़ा सा इस पर बात कर लें, फिर यूक्रेन वाले मामले पे आएंगे। देखिए अफगानिस्तान का मामला भी देखिए, अफगानिस्तान के मामले में हमारा वफद गया था जी, और जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की सरबराही में जी, तो उन्होंने बहुत सारे मामला उनके साथ में बहस किए। उनके आदमी भी आए हैं तालिबान के तरीके, तालिबान पाकिस्तान के। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत पेचीदा मामला है, और उन्होंने तकी उस्मानी साहब क्योंकि जज भी रहे हैं, वो बात को बहुत समझते हैं और वो समझ भी गए होंगे कि ये लोग हमारे साथ के नहीं देंगे। तो इस हवाले से हमारा ये ख्याल है कि वो जो मुज़ाकरात हुए हैं वो नाकाम हो गए हैं, और किसी सूरत में भी कामयाब होने के उसके इम्कानात इसलिए नहीं है कि उनको पैसा बाहर से मिलता है, और वो किसी सूरत में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान में अमन नहीं चाहेंगे जी। ना वो हमारे दस्तूर को मानेंगे, ना वो ये कहते हैं साहब आपके यहाँ पर जो हुक्मरानी हो रही है वो इस्लाम के मुताबिक नहीं हो रही है, यहाँ पर ऐसी हुक्मरानी होनी चाहिए जो अफ़गानिस्तान में हो रही है। तो अब कैसे अफ़गानिस्तान में अब जहाँ पर तमाम सेटअप मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का जो प्रीएम्बल है, जो पाकिस्तान के दस्तूर का प्रीएम्बल है,
उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कानून इस्लाम और सुन्ना के खिलाफ और शरिया के खिलाफ नहीं बन सकता। जी, कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता। तो अब इसके बाद में और क्या चाहिए? अब दूसरा काम ये है कि हमारे पास इस्लामी नजरियाती कौंसिल मौजूद है और जो सारे काम करती है, और उनका कारनामा भी दूसरी कारनामा भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि हर वो इदारा मौजूद है जो कि इस्लामी रियासत में होना चाहिए। जी, अब सिवाय इसके कि हमारे सियासतदान ठीक नहीं है, तो उसके ख़िलाफ़ बजाय आप जंग करने के आप उसमें उसके निज़ाम में शामिल हो जाओ और उसमें बेहतरी की कोशिश करो। जितने ज़्यादा बेहतर आदमी आएंगे उतना बेहतर वो हालात हमारे अच्छे हो जाएंगे जी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को जो है तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे, बजाय इसके कि आप अपने ही भाइयों को मारें, आप हमला करें, फाटा में हमला करें या बलूचिस्तान में हमला करें। तो इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको, सिवाय आप गैरों की आप जो है तकलीद कर रहे हैं जी। और आपकी ये बताइए कि अफ़गानिस्तान में हमने कितनी मदद की आपकी? आप बता सकते हैं कि सारी दुनिया में हम बदनाम हुए हैं, सारी दुनिया में रुसवा हुए हैं कि साहब पाकिस्तान ने जो है हमें अफ़गानिस्तान में जंग जीतने दी थी। भाई हमने आपके साथ दिया, आपके भाई बंदी का ख्याल किया, आपके भाइयों के साथ सलूक किया, आप हमारे साथ ये सलूक करते हैं। पिछले 5-6 महीने से $2 अरब माहाना जा रहे हैं अफगानिस्तान, नहीं जा रहे हैं और वहाँ पे डॉलर सस्ता है या महंगा है जी। देखिए, तो अब और क्या चाहिए आपको, मतलब और कितनी हिमायत चाहिए भाई? नहीं तो मैं कहता हूँ कि नहीं देखिए ना, अब अभी जो बात ये है कि आलमी अमन से आपका टकराव तो मुमकिन नहीं है ना। जो आपको जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो हमें तो समझ में नहीं आता कि इस्लाम के लिए आप क्या कर रहे हैं जी। इस्लाम के लिए अगर ये कर रहे हो तो पहले तो काम आपको ये करना चाहिए कि पाकिस्तान का साथ दें ताकि वो पाकिस्तान मजबूत हो, तो फिर तुम्हारे साथ खड़ा हो दोबारा जी। अभी अगर आपने किसी ने आप पर हमला कर दिया तो आपको कौन साथ देगा, मुझे बताइए। आपका अब तो पाकिस्तान भी साथ नहीं देगा, क्या करे पाकिस्तान? आपके अंदर खुद इस वक्त हालत ये हो रही है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त किसी वक्त भी सिविल वार शुरू हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो फिर हमारे पास आपके अफगानी आ जाएंगे, तो हम कबूल करने को तैयार नहीं है अफगानियों को। बिल्कुल ठीक है जी। मेरे साहब वो यूक्रेन की जंग की बात कर रहे थे। देखिए, रूसी यूक्रेन की जंग के अंदर अमरीकी और रूसी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान पहला रब्ता हुआ है। एक बात ये कर रहे थे कि रूस को आइसोलेट करें, रूस को बदनाम करें, रूस को रुस्वा करें कि साहब इंसानों को मार रहा है जी। लेकिन उसने लारोफ ने बड़ा ज़बरदस्त काम ये किया है कि वो अफ्रीकी मुल्क के दौरे पर चला गया, वहाँ पर धम मच गया क्योंकि वो उस तरह सारी दुनिया की लाइमलाइट में आ गया कि साहब मैंने रूस का सदर जो है अफ्रीका के मुल्कों के दौरे पर चला गया, जिसको आइसोलेट करना चाहते थे, मीडिया वार में हराना चाहते थे, मीडिया के ज़रिए से रुस्वा करना चाहते थे, वो अपने आप को हाईलाइट हो गए, वो हाईलाइट हो गया और अपने मौक़िफ़ को बयान करते चले जा रहे हैं कि हमें तो ये जुल्म कर रहे हैं, हमें दबा रहे हैं, हमारे साथ में बाहर के मुल्कों को ला रहे हैं। अफ्रीका के जो मुल्क हैं वहाँ से लोगों को ये मैंने पहले भी ये लाते थे आपके ये जो अमेरिकन जो थे अफ्रीका के मुल्क से जंग लाकर यहाँ लड़वाते थे जी अफ़गानिस्तान के अंदर। अब वो वहाँ जा रहे हैं ताकि उनका रास्ता बंद करें, उनको जो मदद हो वो दें और उनको कहें कि भाई आप में अपने किसी भी मुल्क को वहाँ पे जो भी अफ्रीकी मुल्क हैं, अफ्रीकी लोगों को आप मर्सनरी न बनने दें, हम आपको इमदाद देंगे। तो ये मसला है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि यूक्रेन को जो रूस ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो यूक्रेन को अमेरिका असला दे रहा है उससे तसादुम को तवील देना मकसूद है, जो हमने पहले भी आपसे कहा था, कोई नई बात नहीं है। हमने रूस से ये कहा था कि आप जब ये काम करोगे तो वो हाइब्रिड वार आपसे लड़ेगा जी। आपको याद हो जो पहला हमने यूक्रेन पर प्रोग्राम किया था उसमें हमने इनको बता दिया था कि अगर आपने डॉनबास पे हमला किया या आपने हाइब्रिड वार लड़ने पर गए तो फिर वो अमेरिका आपकी मदद करेगा, आपको मुश्किल में डालेगा। तो आपको मुश्किल में डाला, आपने लंबी कर दिया। आपका मसला ये हुआ कि आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास फ़ौज नहीं है, आपने क्योंकि अपनी ताकत को इस बात पर रखा। हमें भी बहकाते रहे लोग बाग के साहब आपके पास इतनी फ़ौज नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके पास इतने मिसाइल आ गए, फलाना आ गए, लेकिन पाकिस्तान ने ये हिकमत इख्तियार की कि अपनी फ़ौज को कम नहीं किया, क्योंकि जब तक आपके पास ज़मीनी फ़ौज नहीं होगी आप किसी इलाके पर कैसे कब्जा कर सकते हैं? जी, कंट्रोल तो ज़ाहिर है, कंट्रोल तो ज़मीनी फ़ौज ही करेगी जी। तो हमने ये अक्लमंदी की कि अपनी फ़ौज को कम नहीं किया और इंडिया ये कर रहा है कि अपनी फ़ौज को बढ़ा रहा है ताकि वो उनके पास तो जितने उनका इलाका है उसके लिहाज से तो उनके पास फ़ौज नहीं है ना। उससे फिर वहाँ के जो दानिश्वर है वो ये कह रहे हैं कि भाई इस वक्त जो वक्त है आपके लिए वो ये है कि पाकिस्तान से दोस्ती कर लो, क्योंकि पाकिस्तान दो मुल्क से आप जंग नहीं कर सकते हो, चीन और पाकिस्तान के साथ। इसलिए बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मान लो और कश्मीर के मसले को हल कर दो और इस तरह से हल कर दो कि पाकिस्तान भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाएं जी। तो विन विन पोजीशन हो, लेकिन वो नहीं मानने को तैयार है। इस पर फिर अमेरिका के सदर ने ये कहा, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस अगर यूक्रेन पर कब्ज़ा करता है तो ये हमें मंजूर नहीं है,
तो भाई आप मंजूर हो ना हो, लेकिन आप पर वो तो कब्जा करने जा रहा है, आप कर लो जो कुछ भी, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि डॉनबास से आगे की हमारी नज़र है, अब हम यूक्रेन पे हमला कब्जा करेंगे। लेकिन इस दौरान इसके अलावा जो है एक और बात भी कहते हैं, फिर इसके बाद तबसरा करेंगे कि फ्रांस के सदर और सऊदी वलीयत के दरमियान में इस बात पे इत्तेफाक हो गया कि यूक्रेन की जंग को रोका जाए। जी। तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं, इंसानी जाने जा रही हैं, लेकिन यूक्रेन में गलती आपकी अमेरिका की है कि उसने पहले काम ये किया कि उसने ये किया कि मैंने जो पहले तो रिजीम चेंज किया जैसे हमारे यहाँ किया, और अब 2014 से आपने ये हरकतें कर रहे हैं और इसको बिठा रखा है। वहाँ पर रिजीम चेंज क्यों किया? डॉक्टर मुसद्दक से शुरू किया आपने, ईरान में मुदाखलत शुरू की, फिर वियतनाम में की, पता नहीं कहाँ कहाँ आपने मुदाखलत की, सब जगह मुदाखलत करते हैं और खुलेआम करते हैं, और बड़े इतराज़ हैं कि हम कर सकते हैं मुदाखलत। हमारे यहाँ भी खुल के की इन्होंने, सरेआम की। बाद में तो इन्होंने पहली दफ़ा ये हुआ कि इमरान के बयानी ने इनको पीछे हटने में मजबूर किया कि साहब हमने मुदाखलत नहीं की, लेकिन ये कभी नहीं करते, बल्कि इतराते हैं उस बात पर कि हमने मुदाखलत की, जाओ जो कुछ करना है कर लो, क्योंकि वो चला गया फिर आवाम के पास। पहले रहता था विद इन द फौज, क्योंकि मुदाखलत तो ये करते आए। इन्होंने अय्यूब साहब के दौर में मुदाखलत की, अय्यूब साहब को बेइज्जत करवाया, इन्होंने बियाहिया के साथ में मुदाखलत करके इंडिया को और रूस को मैंने हमला करने का मौका दिया, बांग्लादेश को अलहदा कराया, इन्होंने ज़ियाउल हक का प्लेन को गिराया, इन्होंने बेनज़ीर को गिराया, इन्होंने क्या नहीं किया जो हमारे पाकिस्तान में। फिर बेनज़ीर क्या आया, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाया, फिर परवेज़ मुशर्रफ को लाए, फिर परवेज़ मुशर्रफ को हटाया, फिर जरदारी को लाए, सब ये काम करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त क्योंकि खामोशी से होता था, किसी को पता नहीं होता था। इस दफ़ा इमरान खान ने उसको अलम नशरा कर दिया और सारी दुनिया में फैल गई। तो बात अब वो पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम उसके पीछे लगी हुई है, इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, और आप देखेंगे कि पाकिस्तानी कौम एक नया रूप अपना दिखाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।